नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से हूँ आपके समक्ष उपस्थित एक नवीनतम वीडियो लेकर, जो कि चंद एवं गोरखा कर नीति से संबंधित होने वाली है। इससे पहले मैंने चंद वंश और पवार वंश के तीन तीन चैप्टर या भाग में टेस्ट लिया है, जिसमें कुल 30 प्रश्नों का मैंने टेस्ट लिया था। और बहुत सारी ऐसी मैंने सीरीज चला रखी है जिसमें टेस्ट मैं डेली लेता हूँ। आपके क्या है, गुफा शैल चित्र हो, प्रमुख व्यक्तित्व हो, तो बहुत सारे टेस्ट करा चुका हूँ, 15 या 20 के समथिंग। तो उन्हें आप सभी देख लें जो न्यू हैं, जिन्होंने पहली बार चैनल ज्वाइन किया है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ चंद एवं गोरखा कर नीति से। मैंने टॉपिक क्यों लिया है, इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि लास्ट टाइम एग्ज़ाम में काफ़ी समय से इन मुख्य टॉपिकों से क्वेश्चंस मालूम किए जा रहे हो। क्या वो सिरती कर से पूछा हो या पुंगाड़ी कर से पूछा हो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हैं। अब आने का रीज़न क्या है एग्ज़ाम में, क्योंकि चंदों के समय में और गोरखाओं के समय में आम जनता के ऊपर इतने प्रकार के कर लगाए गए थे, तो इस कारण वे कर महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज उन्हीं करों का हम टेस्ट लेने वाले हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाइएगा, एक नोटबुक साइड में रख लें और जो मैं क्वेश्चन पूछता रहूं, अगर आंसर आपको पता है तो क्लिक करते रहें अपनी कॉपी पे, और अंत में अपने नंबर काउंट करें कि आपके कितने मार्क्स बने, और कमेंट्स कर दें एक बार ईमानदारी के साथ, क्योंकि कमेंट्स आप करोगे तो आपका बेनिफिट है ना। क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका भी मैं वहाँ पे सॉल्यूशन बता देता हूँ। जैसे कल एक क्वेश्चन गलत हो गया था, बोलने में थोड़ा समय की कमी के कारण। जैसे मैंने बोला गंगा की नदी, मैंने शायद 50-50 बोल दिया था, लेकिन वो 25-50 या कुछ बुक्स में 25-25 दे रखी है, तो उसे आप सही कर लें, है ना। कमेंट्स करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ में टेस्ट पेपर आपके लिए बनाता हूँ, तो उसके लिए इतना तो बनता है कि आप एक कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर दें। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इस टेस्ट की। चंद एवं गोरखा कर नीति आपका, इसके लिए कितने आपको मार्क्स, पासिंग मार्क हैं आपके 22 पासिंग मार्क्स मैंने रखे हैं। तो उन्हें देखते हैं कौन इतने नंबर लेके आता है। तो हमारा पहला प्रश्न है, गल्ला छहाड़ा कर में अनाज का कौन सा भाग दिया जाता था। तो गल्ला छहाड़ा एक प्रकार का कर था जो चंदों के समय में लगा था, और ये कुल 1/6 दिया जाता था, या अनाज का 1/6 भाग दिया जाता था। यानी कि 6, अगर 6 कुंटल आपका एक प्रकार से उपज हुई तो उसका 1 कुंटल आपको कर के रूप में देना होता था, गल्ला छहाड़ा कर के रूप में। तो मैं अब वैसे बात करूँ चंदों के समय में, तो चंदों ने अनेक प्रकार के कर लगाए थे। जैसे 36 ही एक प्रकार से इन्होंने 36 कर थे इनके कुल राज्य के कर, जो कि इनके राज्य में थे 36 कर थे, और टोटल मिलाकर इनके 68 कर हो जाते थे। तो इसी कारण 36 रकम 32 कलम भी कहा जाता था, और इन 36 करों को 36ही के नाम से जाना जाता था। तो चंदों से बहुत परेशान थे, और लक्ष्मी चंद के डर के कारण तो वहाँ की महिलाएं भी, खेती भी उन्होंने उस पर अपने छत पे करनी स्टार्ट कर दी थी, है ना। उसके बाद में जब गोरखा ने आक्रमण किया चंद वंश पर, है ना, गोरखाओं ने आक्रमण किया आपके कुमाऊं पर और चंद वंश को पराजित करने के लिए सोचा, तब यहाँ की जो जनता थी, यानी कि चंद राजवंश के कार्यकाल में जो यहाँ की पब्लिक थी, तो उसने भी कोई प्रयास नहीं किया कि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है गोरखाओं का, हमें बचाव करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की पब्लिक, यहाँ के जन समुदाय परेशान था चंदों से, और ये चाह रहा था कि कोई नया ऐसा नए साम्राज्य या नया राजवंश आए जो हमें इन करों से मुक्त करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गोरखा आए तो गोरखाओं ने भी इसी प्रकार से प्रताड़ित किया वहाँ के जन साम्राज्य को, और उन्होंने भी बहुत सारे कर लगाए थे, या ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिए थे गोरखाओं ने। तो इस प्रकार से ये कर नीतियाँ थी, तो इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, घराटों पर लगने वाला कर क्या कहलाता था। तो जो घराटों पर कर लगता था उसे भांग कर कहा जाता था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। एक अटपटा है, कोई भी आंसर नहीं लगा पाएगा अगर उसने नहीं पढ़ा हो तो, क्योंकि भांग एक अजीब सा वर्ड आ रहा है, तो भांग कर होगा। अगर आपने अभी तक
पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया है और आप न्यू हैं या आपने पढ़ा नहीं है तो कनिष्ठ सहायक, अमीन, सर्वे लेखपाल और कर संग्रहकर्ता की 746 पदों पर वैकेंसीज आई हुई हैं और 22 जुलाई उसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। अगर अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द ही अप्लाई कर लें और हमारे पेड कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें। और 22 जुलाई के बाद आपके फिर से पद आने वाले हैं, पटवारी में आने वाले हैं और आपके क्लर्क या स्टेनो में आने वाले हैं, सहायक लेखाकार में आने वाले हैं, जैसा कि आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें खबर आई है। तो इसलिए तैयारी में लगातार लगे रहे, कम से कम 5 से 6 माह आप पढ़ेंगे तब जाके कुछ एक बेटर तैयारी आपकी हो पाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूती वस्त्र बुनकरों से कौन सा कर लिया जाता था? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सूती वस्त्र बुनकरों से टांड कर लिया जाता था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सूती की मैं बात कर लूँ तो उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती मिल आपकी काशीपुर में थी। आपका IIM भी कहाँ पर है? काशीपुर में है। आपका उज्जैनी मंदिर और उज्जैनी नगर भी कहाँ पर है? काशीपुर में है। खोखरे का टीला आपका काशीपुर में है। वाल सुंदरी का आपका जो मंदिर है वो भी काशीपुर में है। आपका चैती मेला भी काशीपुर में ही लगता है। तो इतने प्रश्न है काशीपुर से, और काशीपुर को काशीनाथ जी ने बसाया था। ये क्वेश्चन तो फेमस क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था? यानी कि जिस समय चंदों के यहाँ पर युद्ध किसी दूसरे पक्ष से होता था तो उस समय एक चंदा इकट्ठा किया जाता था वहाँ के जन साम्राज्य से, और उसका नाम था मांगा कर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। युद्ध के समय चंद राजवंश में कौन सा कर लिया जाता था? मांगा कर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनेऊ संस्कार के समय कौन सा कर लिया जाता था? तो जनेऊ आपको पता होगा, हिंदू या सनातन धर्म में जनेऊ पहनते हैं जो कि सन का बना हुआ होता है। तो उस संस्कार के समय जब उसे धारण किया जाता था तो कौन सा कर लेते थे चंद राजा? तो राखिया कर था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। सिंपल सी कि जनेऊ संस्कार के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था? राखिया कर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुत्रहीन व्यक्ति से गोरखा कौन सा कर लेते थे? तो गोरखाओं के समय में जो कर लिया जाता था, पुत्रहीन यानी कि जिसका व्यक्ति का पुत्र नहीं होता था तो उससे जो कर लिया जाता था उसका आपका नाम था मरोकर। ऑप्शन ए आपका सही है। गोरखा की मैं बात कर लूँ तो गोरखा नेपाल निवासी थे और आपका उत्तराखंड में इन्होंने गढ़वाल पर लगभग 10.5 वर्ष और आपका कुमाऊं पर लगभग 25 वर्ष में इन्होंने शासन किया था। और आपका 1790 में इन्होंने आक्रमण किया कुमाऊं पर और विजय प्राप्त की, और 1791 में इन्होंने आक्रमण किया गढ़वाल पर, लेकिन पहली बार में ये असफल रहे थे। उसके बाद पुनः आए और पुनः 1803 में आक्रमण किया और 1804 में जाकर खुड़बड़ा के मैदान देहरादून में प्रघुमन शाह को हराने के बाद नींव पड़ गई गढ़वाल में भी आपकी गोरखा शासन काल की, और इन्होंने यहाँ पर शासन किया वर्ष 1815 तक। उसके बाद में सुदर्शन शाह के प्रयास और ब्रिटिश प्रशासन के सहयोग के कारण उत्तराखंड से भागाना या उत्तराखंड से हटे या भाग गए गोरखा। तो बहुत बड़ी स्टोरी है। आप पेड कोर्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ डिस्क्रिप्टिव मिलेगी और अच्छे से मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो इसे नोट कर लें। तो गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर कुछ ही कर लगाया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। तो हमारा न्यू बैच, एक बैच हमारा हो चुका है ऑलरेडी और हमारा न्यू बैच सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बारे में जानकारी आप 25 से स्टार्ट होगा हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर। इसके बारे में जानकारी एक बार ले लें कि क्या फीस है, क्या क्या इसमें पढ़ाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, राज परिवारों के देवी देवताओं की पूजा के नाम पर कौन सा कर लिया जाता था? तो ये चंद्रवंश का कर है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि चंद्रवंश का कर है। तो आपका रोल्या देवल्या कर लिया जाता था देवी देवताओं की पूजा के नाम पर, यानी कि जब देवी देवताओं की पूजा शुरू होती थी तब भी पब्लिक से कर लिया जाता था। तो इसीलिए इन करों से परेशान थी यहाँ की पब्लिक या जनता। क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्षाबंधन के समय कौन सा कर लिया जाता था? तो रक्षाबंधन के समय आपका राखिया कर लिया जाता था।
ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जनेऊ धारण करते समय भी आपके राखियां कर और रक्षाबंधन के समय भी आपका राखियां कर लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, गांव के सयाणों को देकर क्या कहलाता था? यानी कि जो गांव के बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्हें भी कर देना पड़ता था आम जनता को, यानी कि आम जनता उन सयाणों के लिए एक, वैसे आपका मेहरा फरतियारो इस प्रकार से मतलब सयाणों की भी एक टोली बनी हुई थी, तो उन्हें भी कर देना पड़ता था आपके पब्लिक के द्वारा। तो उस कर का नाम था आपका डाला कर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजा के मालवाहक के लिए कौन सा कर था? यानी कि चंद्रवंश में जो आपके राजा का मालवाहक थे, उनका सामान ढोकर लाने वाले थे, तो उनके लिए भी कर इकट्ठा किया जाता था। तो उस कर का नाम था चौपदार कर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भाबर व भोटिया व्यापारियों से कौन सा कर वसूला जाता था? तो भाबर और भोटिया व्यापारियों से आपका सिरती कर वसूला जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है, अभी लास्ट टाइम एग्जाम आया था कि निम्नलिखित में से नगद कर कौन सा था? तो सिरती कर एक प्रकार का नगद कर था जो कि लक्ष्मी चंद के द्वारा लगाया गया था। तो इसे आप नोट कर लें, सिरती कर इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नदी पुलों पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था? तो नदी एवं पुलों पर भी कर लगाए जाते थे, तो उन करों का आपका नाम था जयूलिया कर। आपका जयूलिया कर। ऑप्शन सी आप ए आपका बिल्कुल सही है। नदी की मैं बात कर लूँ तो आपका दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लास्ट टाइम मैंने बता चुका हूँ। और भारत की आती है आपकी गंगा नदी। और आपका नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो आपके बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। और अगर नहरों का जंजाल आ जाए तो पाकिस्तान को नहरों का जंजाल कहा जाता है। और भारत में सबसे पहले नहर जो खुदवाई थी तो आपके गयासुद्दीन तुगलक ने खुदवाई थी। और सर्वाधिक नहरें आ जाए तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने खुदवाई थी। और अगर आ जाए दुनिया की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो आपकी सुएज नहर है। और आपकी आ जाए पनामा नहर कब बनी? 1914 में बनी थी। और इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। इस इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम राजस्थानी नहर ही था, जिसके कारण आज राजस्थान में सिंचाई कर पा रहे हैं। नहीं तो वैसे बीहड़ एरिया है, तो इस नहर के ही कारण वहाँ पर सिंचाई या खेती की सुविधा उपलब्ध हो पाई है। और आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो ये तो मैंने बताए जो मुख्य कर थे, यानी कि यहाँ ये इंपोर्टेंट कर थे, और जो एक या दो बचे हुए हैं उन्हें मैं और आपको बता दूंगा कभी टाइम मिला तो। लेकिन ये इंपोर्टेंट कर थे जो मैंने यहाँ पर सॉल्व कराए हैं। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो अटपटे क्वेश्चन है और आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा यूके ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम बन रहे हैं वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज देखता हूँ कि आप सीनियर हैं तो आपने कितना पढ़ा है और आप कितने क्वेश्चन कलेक्ट कर पाते हैं यहाँ से। और आप अगर जूनियर हैं और आपने कभी नहीं पढ़ा तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को नोट कर लें अपनी नोटबुक में। सभी एक 1 लाइन की कॉपी बनाए जीके की और उत्तराखंड की, और वहाँ पर जो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखाता हूँ तो प्लीज़ उन्हें नोट कर लिया करें। उसमें आप ही का बेनिफिट है, मेरा उसमें कोई बेनिफिट नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाथी पाँव पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो आपका हाथी पाँव पर्वत जो आपका स्थित है तो वह आपका देहरादून के मसूरी में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता देता हूँ हाथी से। नंबर 1 आएगा, भारत का विरासत पशु क्या है? हाथी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाते हैं। हाथी संरक्षण परियोजना कब आई थी? 1992 में आई थी। उसके बाद में हाथी पाँव रोग या हाथी पाँव रोग किसे कहा जाता है? तो आपकी फाइलोरिया को हाथी पाँव रोग कहा जाता है। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन आए कि सर्वाधिक जल की मात्रा किसकी मल में या गोबर में होती है? तो आपके हाथी के गोबर में ही सर्वाधिक जल की मात्रा होती है। उसके बाद में अगर हम हाथी से और क्वेश्चन बनाए तो थोड़ा याद से नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे, जब कराऊंगा तो सारे क्वेश्चन नोट करा दूंगा अच्छे से। फिलहाल इतने क्वेश्चन आप नोट करके रख लें। क्वेश्चन नंबर 15 है, गब्बर सिंह स्मारक कहाँ है? तो आपका गब्बर सिंह जो स्मारक स्थित है तो वो आपका
टिहरी गढ़वाल में आपका गबर सिंह स्मारक स्थित है, जो कि वर्ष 1925 में बनवाया गया था। तो आपका टिहरी गढ़वाल आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रानीखेत की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1869 में रानीखेत की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही है। और गढ़वाल मंडल की स्थापना भी आपके 1869 में की गई थी। ये पॉइंट भी नोट कर लें। और आपका रानीखेत कहाँ पर है? अल्मोड़ा में रानीखेत आपका स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वर्ग में इंद्र का उपवन किसे कहा गया है? तो आपका स्वर्ग में इंद्र का उपवन फूलों की घाटी को कहा गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जो कि चमोली में आपके स्थित है। और यूनेस्को सूची में वर्ष 2005 में फूलों की घाटी को शामिल किया गया था। और फ्रैंक स्माइथ ने इसे खोजने का श्रेय जाता है। और 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद में बात कर लूँ कि जोराई फूलों की घाटी आपकी कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में है। तो उस पॉइंट को भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 18 है, शाह जफर का नाम जसपुर किसने किया? यानी कि शाह जफर जो शहर था उसका वर्तमान नाम जो जसपुर है वो किसने किया था? तो आपके जसोदर सिंह, ऑप्शन सी सही है। जसोदर सिंह ने शाह जफर का नाम जसपुर किया था, जो कि आपके उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संगोली की संधि के बाद उत्तराखंड कितने भागों में बटा था? ऑप्शन आपके सामने है। आंसर क्या होगा? आंसर आपका 3 है। 3 भागों में बांट दिया गया था संगोली की संधि के बाद। अच्छा, ये हुई थी आपके संगोली की संधि अंग्रेजों के और गोरखाओं के मध्य। अच्छा, मुझे रीजन बता दीजिएगा कि संगोली ही नाम क्यों पड़ा? रीज़न मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो संगोली आपका स्थान है ये चंपारण बिहार में था और उस जगह ही ये संधि हुई थी, तो इसलिए इसका नाम संगोली रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, रुद्रचंद की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने उसे किस युद्ध में भेजा था? तो रुद्रचंद की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने उसे नागौर युद्ध विजय में भेजा था। ऑप्शन वी आपका बिल्कुल सही है, नागौर विजय युद्ध में भेजा था। उसके अंदर हम बात कर लें तो जैसे मैंने गुजरात विजय लिख रखा है, तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था आपका गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही। और आपके गुजरात में ही सर्वाधिक मूंगफली होती है, सर्वाधिक नमक होता है। और अगर मैं बात कर लूँ तो मूंगफली में खाया जाने वाला भाग 70% होता है। और उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीट भी कितनी है? 70 ही हैं और एक आपके मनोनीत सीट है। उसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ तो 1907 में आपका सूरत अधिवेशन हुआ था, जहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में। ये क्वेश्चन आपको याद करने। क्वेश्चन नंबर 21 है, कुली बेगार खत्म करने के लिए कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में निर्णय लिया गया? तो आपके 4वें अधिवेशन में, जो कि आपका काशीपुर में हुआ था कुमाऊं परिषद का, तो 4वें अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कुली बेगार को खत्म करने का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, माई इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो माई इंडिया पुस्तक के लेखक हैं आपके जिन्हें गोरा ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जिम कार्बेट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका कुलसारी का सूर्य मंदिर स्थित है आपके जिला चमोली में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और कटारमल का सूर्य मंदिर आता है तो आपका अल्मोड़ा में आता है, और जो कि आपके राजा कटारमल ने बनवाया था। और आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर आता है तो ओडिशा में आता है। और जो भारत का जो 10 रुपये का नोट है उसके पीछे भी किसका चित्र अंकित है? तो आपके कोणार्क के मंदिर का। मैं थोड़ा जितने भी मुद्रा है या नोट है उनके थोड़ा बता रहा हूँ कि किस नोट के पीछे क्या चित्र बना हुआ है, तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को नोट कर ले। सबसे पहले हम बात करेंगे 2000 के नोट की, जिसके पीछे आपका मंगलयान बना हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे 500 के नोट की, जिसके पीछे आपका लाल किला बना हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे 200 रुपये के नोट की, जिसके पीछे सांची का स्तूप बना हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे 100 रुपये के नोट की, जिसके पीछे रानी की वाव, पाटन गुजरात में एक स्थान है तो रानी की वाव बनी हुई है आपके 100 के नोट के पीछे।
उसके बाद में अगर मैं बात करूँ 50 के नोट के पीछे, तो उसके पीछे हम्पी कर्नाटक में स्थान है मंदिर, तो हम्पी का मंदिर है 50 के नोट के लास्ट में। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो 10 के नोट पे, तो 10 का नोट मैंने आपको बता दिया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है 10 रुपये के नोट के पीछे। तो ये अटपटे प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जीएस के लेवल से, और अगर आपने याद नहीं होगा तो आप वहाँ पर जाकर सिर्फ एग्जाम हॉल में देखते ही रहोगे या गलत आंसर लगा के आओगे, इसलिए ये सभी क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर भारत का एकमात्र राहु मंदिर कहाँ स्थित है या कहाँ है? तो उत्तर भारत का एकमात्र राहु मंदिर आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। आपका ऑप्शन वी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जिंदी गोरा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो आपका जिंदी गोरा महोत्सव आयोजित किया जाता है लोहाघाट चंपावत में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तराखंड का उदय किस जिले का उपनाम है? तो उत्तराखंड का उदय जो उपनाम है वह आपका जिला उधम सिंह नगर का नाम है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगर मैं बात कर लूँ राज्य का सबसे दक्षिणी जिला, आपका उधम सिंह नगर ही है। और अगर मैं आपका बात करूँ पश्चिमी की, तो पश्चिमी आपका देहरादून है। बात करूँ पूरब की, तो आपका पूर्वी आपका चंपावत, और हम बात कर लें उत्तर की, तो उत्तर में आपका सबसे उत्तरकाशी है। तो ये आपके उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम जिले हैं। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका वृक्ष मानव के नाम से जो जाना गया है वह आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी को जाना गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन पहले समझ ले, थोड़ा सा इजी है, हल्का सा, कभी डीप पढ़ाऊंगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में शुरू किया गया था भारत की आज़ादी के लिए, और पूरे जन समुदाय में फैला था। बड़े बड़े नेताओं ने इसमें भाग लिया था। तो अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर, जिसके कारण सभी बड़े बड़े नेताओं को बंद कर लिया गया था। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कौन सा ऑपरेशन है? तो ऑपरेशन जीरो आवर। उसके बाद में इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का, और यही वो कारण है, यही वो नारा है जिस कारण महात्मा गांधी को कभी नोबेल अवार्ड नहीं मिला। 5 बार नाम नामित किया गया, लेकिन जब ये करो या मरो का नारा आ जाता था, यानी कि उन्होंने अहिंसा वाली, यहाँ पर बात कोई नहीं थी, हिंसा वाली बात कर दी, यहाँ पर हिंसा भड़काने वाली बात आ गई, तो इस करके महात्मा गांधी जी को आज तक कभी भी नोबेल अवार्ड नहीं मिला है, 5 बार नॉमिनेट होने के बाद भी। तो भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ 1942 में, तो उस समय कुमाऊं के कमिश्नर सर एक्टन थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 है, कुमाऊनी बोली का पहला गायक किसे माना जाता है? तो कुमाऊनी बोली का पहला जो गायक थे आपके आनंद सिंह नेगी जी को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और आपके कुमाऊनी शब्द भी तो मैंने आपको बताए थे कि जैसे ईजा माता को कहा जाता है, दैन सरसों को कहा जाता है, बूबू आपके दादा को कहा जाता है, नीनी आपकी नानी को कहा जाता है, चेल लड़के को कहा जाता है, चेली लड़की को कहा जाता है ना, और आपका छिड़ कहा जाता है जलप्रपात को, जयून कहा जाता है आपके चंद्रमा को। तो इस प्रकार से ना बहुत सारे आपको करा रखे हैं, तो उनकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर, आप जाके देख लें। मिशन 746 सर्च कर दें। क्वेश्चन नंबर 29 यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुख्यमंत्री हुनर योजना कब शुरू हुई? तो आपकी मुख्यमंत्री हुनर योजना को शुरू किया गया था वर्ष 2015 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो ये थे हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे आपको ये प्रश्न, एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड परिवार को आगे बढ़ाएं और इसको एक बड़े स्तर पर पहुंचाएं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है। उसके बाद मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट या इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। हमारा टेलीग्राम पे चैनल है केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड, व्हाट्सएप पे भी हमारा ग्रुप है। तो आप अगर इच्छुक हैं डेली टेस्ट देने के,
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर डेली टेस्ट होता है, क्विज चलते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। और हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करने के जो भी इच्छुक हो तो प्लीज़ व्हाट्सअप मैसेज करके या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।